हेलो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 18 और आज की जो हमारी कविता है वो है भरत राम का प्रेम। इसमें हम करेंगे उस कविता का सारांश और मुख्य बिंदु जो कि होंगे व्याख्या के पर्पज से, उसके बाद प्रश्न उत्तर और एक प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम का। तो चलिए अपनी कविता आज की शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं। भरत राम का प्रेम। चलिए कविता की बेसिक जानकारियों से शुरू करते हैं। कविता का नाम भरत राम का प्रेम। कवि है तुलसीदास। तुलसीदास ने जो ओरिजिनल बुक लिखी है रामचरितमानस, उसमें से इन 3 पदों को आपके लिए उठाया गया है। इसकी भाषा जो है अवधी है और इसकी शैली कह लो या फिर छंद कह लो, दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं। दोहा और चौपाई शैली में ये लिखी गई है। 3 पद हैं इस कविता के आपके सिलेबस में। तीनों पदों को मैंने तीनों अलग-अलग पद के हिसाब से उनकी सरल अनुवाद करने की कोशिश की है ताकि आपको व्याख्या की दृष्टि से भी वो थोड़ा-सा हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1-2 लाइनें जो हैं प्रसंग के रूप में है। इसमें मैंने वो वाला प्रसंग नहीं डाला कि राम वनवास में क्यों जाते हैं। ये मुझे लगता है, ये मैं मान के चल रही हूँ कि सभी बच्चों को ये पता होगा कि राम को वनवास क्यों मिला था। कौन से ऐसे 2 वचन थे जो कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे, क्यों मांगे और दोनों वचन कौन-कौन से थे, ये वाली स्टोरी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम सीधा अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहले पैरा में क्या है, उसकी थोड़ी-सी भूमिका क्या है। चित्रकूट में सभा का आयोजन हुआ क्योंकि भरत राम को मनाकर वापस ले जाने आए थे। राम जो है वनवास आ गए थे, भरत को बाद में पता लगा, भरत उनको लेने चित्रकूट पर्वत पर आते हैं। तब तक राम चित्रकूट तक ही पहुंचे होते हैं, पीछे से भरत आ जाते हैं उनको मनाने के लिए। अब भरत जो है सभा में बोलने के लिए खड़े होते हैं, यानी जब भरत आ गए फिर राम भी आ गए, सारी मीटिंग बैठी। तो जब भरत को बोला गया खड़े होकर के अपनी बात रखने के लिए, भरत सभा में बोलने के लिए खड़े होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भरत राम के बारे में बताते हैं कि राम अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते और अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि अपने सभी भाइयों को खुश करने के लिए, अगर जब वो छोटे थे और कोई खेल खेल रहे थे तो हारा हुआ खेल भी अपने भाइयों को जिता देते थे। यानी भाई जो हैं अगर मिलकर के कोई खेल खेल रहे हैं और तीनों भाइयों में से कोई भी अगर हार रहा है तो राम उसको जानबूझकर जिता देते थे ताकि वो भाई जो है खुश हो जाए। कभी किसी का मन नहीं दुखाते थे और बाकी तीनों भाई भी राम से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वो भी हमेशा राम के साथ रहना चाहते थे। वो भी हमेशा राम के दर्शन को तरसते थे। तो पहले पैरा में भरत ने अपनी और राम की बॉन्डिंग के बारे में बताया है कि उन भाइयों का रिश्ता कैसा था, राम का स्वभाव कैसा था और राम सभी भाइयों से कितना प्रेम करते थे। तो ये पहला पैरा की मेन बातें हैं। चलिए दूसरा पैरा देखते हैं। दूसरे पैरा की शुरुआत होती है। भरत कहते हैं कि विधाता को मेरा और मेरे भाई राम का प्रेम पसंद नहीं आया और उसने मेरी माता को हमारे बीच में भेज दिया। हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, विधाता को पहले से ही पता थी कि इन भाइयों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, तभी उन्होंने बीच में कुछ ऐसा रचना रच के रखी कि आगे चल करके इनके मन में दरार पड़ जाए। यानी विधाता ने पहले से ही सोच रखा था, इसलिए जो कैकेयी है उसको भरत की माता बना करके धरती पर भेजा। आगे भरत कहते हैं लेकिन मैं कोई भी दोष अपनी माँ को नहीं दूंगा क्योंकि यह सब मेरे भाग्य में लिखा था। तो माँ को दोष नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सब मेरे भाग्य में लिखा था। अब वो अपनी बात को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं कि उसके भाग्य में कैसे लिखा था। वो कहते हैं जैसे जंगली धान से अच्छा बासमती चावल पैदा नहीं हो सकता और काले घोंगे से अच्छा मोती पैदा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार क्योंकि मुझे जन्म लेना था और मेरे भाग्य में पहले से ही कलंक लिखा हुआ था, तो बहुत अच्छी माँ से पैदा होने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। इसलिए विधाता ने कैकेयी को मेरी माँ बनाया। आगे भरत कहते हैं कि इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन मैं हार गया हूँ। कोई भी अगर मुझे समझा रहा है तो वो मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा। अब मैंने सब कुछ राम पर छोड़ दिया है। मैंने अपने भाग्य का डिसीजन जो है राम पर छोड़ दिया है। उन्हें जो ठीक लगेगा वो मुझे आज्ञा देंगे और मैं उस आज्ञा को चुपचाप मान लूंगा। यानी भरत उसको राम को मनाने आए हैं चित्रकूट। अगर राम नहीं मानते तो फिर भरत जो है राम का डिसीजन मान करके और चुपचाप वो वही काम करेंगे। ये उस बारे में है। भरत कहते हैं कि मैंने उन्हें अपना गुरु, गोसाई और साहिब मान लिया है। गुरु कह लो, ब्राह्मण कह लो या ईश्वर कह लो, मैंने सब कुछ सीता और राम को मान लिया है। अब ये जो भी डिसीजन लेंगे मेरी लाइफ का, मैं उसी को मान लूंगा। थर्ड पैरा शुरू होता है और थर्ड पैरा में भरत कहते हैं कि राजा दशरथ ने
जो प्रेम में पढ़कर वचन दिया था वो उन्होंने निभा दिया, यानी वचन दे दिया तो निभा दिया, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। और ठीक उसी समय मेरी माता की जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जब उन्होंने अपने वचन मांगे राजा दशरथ से तो उनकी बुद्धि जो है ठीक से काम नहीं कर रही थी, उनकी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन अब वह अपने किए पर पछता रही है। पूरा अयोध्या नगर दुख में पूरी तरह से जल रहा है। सारी माताएं अब बहुत दुखी हैं क्योंकि दशरथ मर चुके थे, तो सारी माताएं दुखी हैं तीनों, और पूरा अयोध्या नगर दुखी है। एक तो राम अयोध्या को छोड़कर चले गए और दूसरा जो है राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। दो दो दुख उन्हें एक साथ सहन करने पड़ रहे हैं, तो पूरा अयोध्या नगर दुख में जल रहा है। और इस सब का मूल कारण भरत खुद को मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। आगे वो कहते हैं कि मैंने राम लक्ष्मण और सीता को मुनि के वेश में देखा कि इन्होंने जो है साधुओं वाला वेश धारण किया हुआ है। सिंपल जो केसरिया कपड़े पहनते हैं साधु, वैसे वाला इनका वेश है, और नंगे पैर है। ये नंगे पैर चल करके जंगल में आए हैं, तो इनके पैरों में जो घाव पड़े हुए हैं वो एक्चुअल में इनके पैरों में नहीं है, वो घाव जो है मेरे हृदय में हो रही है। इनको इस हालत में देखा है तो मेरे हृदय में वो घाव हो रहे हैं। इस बात के साक्षी भगवान शंकर है। मैं उनकी कसम खा करके कहता हूँ कि मेरा मन जो है भगवान राम को, सीता को, लक्ष्मण को इस हालत में देख करके बहुत दुखी है। भरत जो है अपने मन के भावों को कहते हैं इस तरीके से। फिर आगे वो कहते हैं कि राम को सभी लोग बहुत प्रेम करते हैं, कि अगर राम जो है जंगल में भी रहेंगे तो कोई ऐसी डर की बात नहीं है। ये बहुत योग्य हैं, किसी से डरते नहीं हैं, योद्धा हैं, और सभी लोग राम को बहुत प्रेम करते हैं। जैसे ही जंगल में गए निषाद राज ने इनका बहुत सम्मान किया। तो भरत कहते हैं कि लोग बहुत इनको प्रेम करते हैं, मैंने निषाद का बहुत प्रेम देख लिया, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर इतना दुख है कि मैं अंदर से जीते जी मर गया हूँ। चाहे बाहर की दुनिया राम को कितना ही प्रेम क्यों ना करे, लेकिन मेरी वजह से जब वो अयोध्या छोड़ करके, घर छोड़ करके गए हैं, तो इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। इस बात के दुख के कारण मैं जीते जी अंदर से मर गया हूँ। आगे भरत कहते हैं कि राम का ऐसा स्वभाव है, उनको तो देखकर रास्ते में कोई सांप है और बिच्छू है, वो अगर राम को देख ले तो वो भी डसना भूल जाता है। राम का प्रभाव ऐसा है, राम का ऑरा ऐसा है कि बाकी लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं वो भी सीधे हो जाते हैं, वो अपना जहर भी त्याग देते हैं, वो अपना डसना भूल जाते हैं। तो राम का ऐसा स्वभाव है। ऐसा राम जो है मेरी माँ को मेरे लिए खतरा प्रतीत हुआ, उनको लगा कि इससे भरत का कुछ बुरा हो सकता है। ये सोच करके मेरी माँ ने मुझे और राम को अलग अलग कर दिया। हालांकि भरत के लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि वो राम से अलग कर दिए गए, ये सबसे बड़ा दुख है। राम उनके साथ रहते तो भरत को कोई खतरा नहीं था। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने इन तीनों पदों को रिवीजन के पर्पज से आपके सामने रखा। अगर आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए लाइन टू लाइन, तो पहले से ही मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, भरत राम का प्रेम करके डिटेल, शायद 2 पार्ट में आपको वो वीडियो मिलेगी। प्रश्न उत्तरों की अलग है और जो है एक्सप्लेनेशन की अलग है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, हारे हूँ खेल जितावही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मैं जानहु निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये 2 प्रश्न हैं, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन दोनों का उत्तर लगभग एक जैसा ही है। सेकंड वाले में एक विशेषता और ऐड हो जाएगी, इसलिए मैंने दोनों प्रश्नों को एक साथ लिख दिया है, ज़्यादा तुम्हें याद ना करना पड़े, एक ही साथ इन चीज़ों को समझ लो। तो दोनों प्रश्नों को हम एक जैसे ही लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। थोड़ी सी 2 लाइनें हम भूमिका की लिखेंगे। इस कविता में भरत अपने भाई राम को मनाने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं। वहाँ एक सभा का आयोजन होता है। जब भरत को बोलने का अवसर मिलता है तो भरत राम के स्वभाव की विशेषताओं से अपनी बात शुरू करते हैं। यानी एक फॉर्मल जैसे स्पीच होती है तो किसी से जोड़ करके जिसके बारे में है वहाँ से हम शुरू करते हैं, तो ऐसे ही भरत जो है राम की व्यक्तित्व की विशेषताओं से अपना कथन शुरू करते हैं। वो क्या कहते हैं कि राम का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। राम ऐसे हैं कि अपराधी को भी अपना अपराध स्वीकार करने का और उसको सुधारने का मौका देते हैं, उस पर कभी भी क्रोध नहीं करते। राम अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भाइयों को खुश करने के लिए खेल खेल में जानबूझकर हार जाते थे। जब कभी छोटे थे और चारों भाई मिलकर के खेलते थे तो राम जो है जानबूझकर उस खेल में हार जाते थे ताकि उनके भाई जीत जाएं और उनको अच्छा लगे। कभी भी राम ने अपने भाइयों का मन नहीं दुखाया।
उसके बाद जो मैंने शुरू में बताया था कि दूसरे क्वेश्चन में एक लाइन हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो ये नीचे वाली एक लाइन जो है दूसरे प्रश्न में हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। राम का स्वभाव ऐसा है कि उनको देखकर सांप और बिच्छू भी अपना जहर त्याग देते हैं। दोबारा से देखिए ये दोनों प्रश्न, जहां भरत की हारा हुआ खेल हमें जिता देते थे, तो वहां तक हमें इस प्रश्न को लिखना है। और अपने राम के स्वभाव की विशेषताएं हैं तो उसमें एक विशेषता और ऐड हो जाएगी कि उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि उनको देख करके सांप और बिच्छू भी अपना जहर जो है त्याग देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। ये एमसीक्यू के पर्पज से एक छोटा प्रश्न हो सकता है कि किन शब्दों से अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। वो शब्द जो है एंड में है। चलिए अगर बड़ा प्रश्न आए तो कैसे लिखेंगे। भरत अपने भाई राम से बहुत अधिक प्रेम करते थे और जब उन्हें पता लगा कि राम के वन जाने का मुख्य कारण वही है तो भरत बहुत दुखी हो जाते हैं। वो राम को मनाने चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं। भरत कहते हैं कि उन्होंने अपने मन को हर तरीके से समझाकर देख लिया है। बहुत अधिक लोगों ने भरत को समझाकर देख लिया है लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा। मन बहुत बेचैन है, मन को शांति नहीं मिल रही क्योंकि कोई उपाय नहीं मिल रहा। अब उन्होंने सब कुछ राम को सौंप दिया है। जब ऐसे में हमें कुछ समझ ना आए तो जैसे हम सारी परिस्थितियों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि अब जो भगवान करेंगे वो ठीक करेंगे, ठीक इसी प्रकार भरत ने सारी परिस्थितियों को राम के ऊपर छोड़ दिया कि अब जो राम करेंगे वो ठीक करेंगे। उन्होंने राम को अपना गुरु, गोसाई और साहिब मानकर जीवन का फैसला उन पर छोड़ दिया कि अब जैसा राम करेंगे भरत चुपचाप उस फैसले को मान लेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगला प्रश्न, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों को स्पष्ट कीजिए। भरत के भाव बताने हैं, इस पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है। और दूसरा प्रश्न मैंने इसी में ऐड कर लिया, ये भी इसका आंसर भी कुछ कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा। भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। आत्म परिताप कहते हैं कि भरत जो है इस बात से दुखी थे कि उनकी वजह से भाई राम को वन में जाना पड़ा, तो वो जो सोच सोच कर दुखी हो रहे थे उसको हम आत्म परिताप कहेंगे। तो उस में बताना है इस प्रश्न में कि इससे भरत के किस विशेषता का पता चलता है। तो दोनों का आंसर लगभग सेम है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। भरत राम के वनवास के पीछे का कारण खुद को मानते हैं। वो अपनी माता को भी कोई दोष नहीं देते। उनके अनुसार यदि उनका जन्म नहीं हुआ होता तो उनकी माँ किसके लिए राज्य की मांग करती। तो भरत अपने आप को मेन कल्प्रिट सिद्ध कर देते हैं, मुख्य कारण मानते हैं कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है, वही है अगर उनका जन्म नहीं हुआ होता तो उनकी माँ किसके लिए राज्य की मांग करती। भरत का मानना है कि ये कलंक उनके भाग्य में जन्म से पहले ही लिख दिया गया था, इसी कारण उनका जन्म भी हुआ है। ये भरत के संस्कार हैं कि वो अपनी माता को कोई दोष नहीं देते और सारा दोष अपने सिर पर ले लेते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान करना भरत के चरित्र की विशेषताएं हैं। तो जो आत्म परिताप वाला है कि किस विशेषता को बताते हैं, उसमें हमें यही लिखना है कि वो सारा दोष अपने सर ले लेते हैं, अपनी माँ को कोई दोष नहीं देते। ये उनके संस्कार हैं और इनसे पता चलता है कि वो बड़ों की कितनी इज्जत करते थे। और यही अपने आप को जो अनर्थ का मूल कारण बता रहे हैं, यही इसका आंसर है। तो दोनों को मैंने क्लब कर दिया ताकि आपको अलग अलग याद ना करना पड़े। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। ये वाला जो प्रश्न है, ये वाली जो लाइन है, ये एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आ सकती है और काव्य सौंदर्य के हिसाब से भी आ सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसमें भाव और काव्य मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। भाव और काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का मतलब है कि यदि जंगली धान बोया जाएगा तो उसमें से जंगली धान ही पैदा होगा, बासमती धान पैदा नहीं होगा। और एक अगर काला घोंगा है तो उसमें से मोती कभी भी पैदा नहीं हो सकता। मोती सीप में पैदा होता है तो काले घोंगे से मोती पैदा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार भरत के भाग्य में अगर कोई कलंक लिखा था तो भरत को बहुत अच्छी माता नहीं मिल सकती थी। ये भरत के भाग्य का दोष है कि उनके भाग्य में कलंक लिखा था पहले से ही, इसलिए कैकेयी को उनकी माता बना करके भेजा गया। इसमें माता का कोई दोष नहीं है क्योंकि भरत को अगर जन्म लेना है और भरत के जन्म में ये कलंक लिखा हुआ है तो चाहे कितनी भी अच्छी माता हो, ये घटना घटकर रहेगी। तो ये एक इन्होंने उदाहरण दिया है भरत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कि अगर जंगली धान पैदा होना है तो जंगली धान ही बोया जाएगा, और जंगली धान बोया गया है तो बासमती धान की फसल हम कैसे काट सकते हैं। चलिए इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसी का काव्य सौंदर्य या पूरी कविता का भी अब इसको हम मान सकते हैं कि अवधि भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है।
उदाहरण अलंकार है। ये जो उदाहरण के माध्यम से अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है, जंगली धान और बासमती चावल और घोंगा और मोती, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये उदाहरण दिया गया है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो ये उदाहरण अलंकार है और इससे भारत के चरित्र की विशेषताएं उभर कर के सामने आती हैं कि वो कैसे अपने से बड़ों का सम्मान करते थे और कैसे उन्होंने अपनी माता का सारा इल्ज़ाम जो है अपने सिर पर ले लिया। तो ये था हमारा डे 18 का रिवीजन। अभी हमने पढ़ी भारत राम का प्रेम। आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो बहुत सारी वीडियो है इस चैप्टर की मेरे चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना एक प्रश्न करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम का। प्रश्न जो मैंने लिया है कि समाचार कैसे लिखा जाता है या समाचार लिखने की जो शैली है उसको क्या कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। MCQ 2 नंबर 3 नंबर किसी भी तरीके का अगर आपका प्रश्न आता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। तो समाचार लिखने की शैली का आपको पता होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। किसी भी समाचार को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की शैली की आवश्यकता होती है। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। उल्टा पिरामिड सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में बना लिया होगा, टीचर्स ने जब करवाया है तो वो करवाया होगा। तो मैं उस डायग्राम को छोड़ करके बाकी सारी डिटेल जो है वो आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला इसका भाग है उल्टा पिरामिड शैली का इंट्रो या मुखड़ा। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना को सबसे ऊपर रखा जाता है और इसको हम इंट्रो कहते हैं। इंट्रो में ही उन 4 प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाता है जो हमने कल की वीडियो में पढ़े थे कि 6 ककार कौन से होते हैं और उन 6 ककारों में से 4 ककारों का प्रयोग हम इंट्रो में करते हैं। यानी कि शुरुआत की 1 लाइन या 2 लाइनों में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का दूसरा भाग है मुख्य बॉडी। इसके बाद घटना का पूरा ब्यौरा दिया जाता है शुरू से एंड तक की कैसी घटना घटी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना आ गई और उसके बाद जो है घटना की शुरुआत से एंडिंग तक क्या क्या घटनाएं घटी वो सारा ब्यौरा दिया जाएगा और एंड में समापन आता है। सबसे कम महत्वपूर्ण सूचना को सबसे अंतिम पैराग्राफ में लिखा जाता है। थोड़ी सी और विशेषताएं जानते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली की क्या विशेषताएं होती हैं। समाचार लेखन की यह शैली कहानी लेखन के बिल्कुल विपरीत है। कहानी कह लो या साहित्य कह लो, इन सब के बिल्कुल विपरीत है। कहानी में कोई भी मुख्य घटना जो है अंत में आती है। कहानी में कोई भी ट्विस्ट है, कोई भी घटना घटनी है वो अंत में घटेगी, लेकिन समाचारों में जो मुख्य घटना है वो सबसे पहली लाइन में हमें पता चल जाएगी कि ये मुख्य घटना है, जबकि समाचार में मुख्य घटना पहली पंक्ति में आ जाती है। इस शैली की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान हुई थी। उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत जो है 19वीं सदी के बीच में जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तब इसकी शुरुआत हुई थी। इस उल्टा पिरामिड शैली का मेन पर्पस क्या है कि मान लो कोई समाचार पत्र है, उसमें ढेर सारे समाचार हैं, तो समाचार इस तरीके से लिखे जाते हैं कि यदि व्यक्ति कोई पूरा समाचार ना पढ़ना चाहे तो शुरुआत की 2-4 लाइनों से भी उसको पूरा समाचार एक तरीके से मिल जाता है। 2-4 लाइनें शुरू की पढ़ने के बाद, इंट्रो पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि पूरी घटना क्या है। अगर व्यक्ति को इंटरेस्ट आएगा तो वो पूरा समाचार भी पढ़ सकता है, वरना उसकी जानकारी के लिए शुरू का इंट्रो ही काफ़ी है। तो जो गृह युद्ध में शुरुआत हुई थी वो यही था कि लोग जो है परेशानी में फंसे हुए होंगे, तो शुरुआती मतलब बिल्कुल शुरू में ही घटना का पता चल जाए। अगर इंटरेस्ट है तो बाकी पूरी घटना बाद में पढ़े, तो इसको हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ये था हमारा डे 18 का रिवीजन। आई होप आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, लेकिन किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी मेरे वीडियो पर नहीं आती है। क्या पता आप लोग रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रिवीजन मटेरियल बना रही हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।